पूछता है, क्या तुम ही जैंगी हो? चुनले ने ऐसा खतरनाक म्यूटेंट को बहुत स्मार्ट होने का एक्सपेक्ट किया था। फिर चुनले कहता है, मैंने तुम्हारी बात मानी और यहाँ अकेले आया हूँ। अब तो तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया होगा। अब और फाइट नहीं करते हैं, ये बैटल शुरू से ही मीनिंगलेस था। ये सुनकर जैंगी हंसता है और कहता है, लड़ाई की शुरुआत तुमने ही की थी और अब तुम सब खत्म करना चाहते हो। ये कहकर कि ये मीनिंगलेस है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चुनले बहुत एम्बैरस हो जाता है और कहता है, हाँ ये मेरे विलेज की ही गलती है। तो बताओ अब तुम सेटल करने के लिए क्या कंडीशंस रखना चाहते हो? जैंगी कहता है, तुम क्या ऑफर कर सकते हो? चुनले कहता है, मैं सू फैमिली मेंबर्स के लाइफ ऑफर नहीं कर सकता हूँ, उसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। जैंगी सोचता है, मेरे पास बहुत से सप्लाईज हैं, तो ऐसा कुछ मुझे इनसे नहीं चाहिए और इनके पास कुछ खास भी नहीं होगा ऑफर करने के लिए, लेकिन मुझे अब भी अपनी अथॉरिटी को प्रूफ करना है। फिर जैंगी कहता है, मुझे उस अटैक का मास्टरमाइंड चाहिए, उस आदमी को मरना होगा, नहीं तो मेरे तरफ से कोई डील नहीं होगा। फिर चुनले थोड़ा खुश होकर कहता है, हमारे विलेज के चीफ ने ये सब करवाया था और उसे तुम ही ने मार दिया है, क्या ये जानकर तुम खुश हो? फिर जैंगी कहता है, मैं हैरान हूँ, मैंने कल 100 से भी ज्यादा लोगों को मारा होगा, क्या उनमें से कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता था? क्या तुम उनका बदला नहीं लेना चाहते हो? फिर चुनले उदास होकर बताता है, डिजास्टर शुरू होने के बाद मेरे पेरेंट्स मर गए थे। मेरे डैड की वीक हार्ट की वजह से पहले दिन ही उनकी मौत हो गई थी। स्नो की वजह से एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई थी। फिर एक हफ्ते बाद मेरी माँ की मौत हो गई और वहाँ कोई भी मेरे डायरेक्ट रिलेटिव नहीं है। वो सभी मुझे नीचा दिखाते हैं, उन्हें मैं यूजलेस लगता हूँ क्योंकि मैं एक ओटाकू हूँ। इसीलिए मुझे सू फैमिली से उतना मतलब नहीं है और इसीलिए मुझे किसी के लिए भी बदला नहीं लेना है, बल्कि मैं तो खुश हूँ। मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ जैसे तुमने अपने कार से हमारा पीछा किया, वो बहुत कूल था। ये सुनकर जैंगी सोचता है, मैं इसे एक मौका दे सकता हूँ। फिर कहता है, मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे विलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तुम मुझे थोड़ा खास लगते हो, इसीलिए तुम्हारी वजह से मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ। ये सुनकर चुनले बहुत खुश हो जाता है कि जैंगी जैसे पावरफुल इंसान ने उसे अहमियत दी और वो जैंगी को गले लगाने बढ़ जाता है। जैंगी उसे रोकता है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, मेरे कुछ कंडीशंस है, अब से तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने होंगे और सारे रिक्वेस्ट पूरे करने होंगे। ये सुनकर चुनले घबरा जाता है, क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? जैंगी बहुत चौंक जाता है। तभी वो अपने डायमेंशन से कुछ निकालता है, वो एक लिमिटेड एडिशन फिगर था। वो चुनले को वो देता है कि मेरे लिए काम करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। चुनले वो देखकर बहुत खुश हो जाता है, वैसे ओटाकू के लिए इतनी कीमती फिगर को रेजिस्ट कर पाना मुश्किल था। जैंगी कहता है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं, अगर तुम मेरे लिए काम करते रहोगे तो तुम्हें इसकी कमी नहीं होगी, तुम्हें बॉडी पिलोज, गेम्स और कार्ट्रिजेस भी मिलेंगे। चुनले फिगर को एडमायर करते हुए कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। और इसी तरह जैंगी चुनले को रिक्रूट कर लेता है। जैंगी वैसे उसे पसंद करता था कि ऐसे खुले दिल वाले लड़के के साथ रिलैक्स फील आता है जो ज्यादा टेंशन भी नहीं देते हैं, पर जैंगी के लिए उसके पावर्स ज्यादा वैल्यू रखते थे। ऐसे स्नो डिजास्टर में उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। फिर जैंगी कहता है, अब तुम यहाँ हो तो मेरी मदद करो। चुनले हैरान था कि उसे बहुत जल्दी कमांड मिलने लगा। फिर जैंगी अपना स्नो एसयूवी बाहर निकालता है। चुनले जैंगी के पावर्स को देखकर बहुत हैरान था और कहता है, जैंगी के पावर्स तो बहुत कमाल है और कूल भी। फिर जैंगी याद करता है कि जब वो मरने के कगार पर था तब वो वापस पीछे टाइम में आ गया था, जो टाइम ट्रेवल था, तो शायद उसके पास टाइम ट्रेवल एबिलिटी भी होगा जो उसके स्पेशियल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। थोड़ा ड्राइव करने के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं जो एक गैस स्टेशन था। क्योंकि उसका विला काफी एनर्जी कंज्यूम करता था तो उसे फ्यूल का स्टॉक पाइलिंग करना था। जैंगी उसे स्नो हटाने के लिए कहता है। चुनले खुद को प्रूव करना चाह रहा था तो वो पूरे पावर के साथ स्नो हटाने लग जाता है। तभी वहाँ आइस टूटते हुए एक बड़ा सा आइस रॉक निकलता है। पहले चुनले आराम से ये कर रहा था, लेकिन फिर वो स्ट्रगल करने लगता है। जैंगी ये नोटिस करता है। जैंगी खुश था, अब चुनले उसका सबऑर्डिनेट बन चुका है, लेकिन वो अब भी उसके एबिलिटी को समझकर कॉशियस रहना चाह रहा था। थोड़ी देर में गैस स्टेशन क्लियर हो जाता है। चुनले बहुत थक गया था और बैठ जाता है। जैंगी अंदर से बहुत खुश था और सोचता है चुनले के साथ फ्यूचर में मटेरियल गैदर करना बहुत आसान हो जाएगा। जैंगी उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। चुनले बहुत खुश हो जाता है और तुरंत चॉकलेट खा जाता है। फिर जैंगी नीचे गैस स्टेशन जाता है और सारा ऑयल अपने डायमेंशन में रखने का डिसाइड करता है। काम खत्म करने के बाद वो वापस आता है। चुनले फिर उसकी तारीफ करने लगता है, बड़े भाई जैंगी, तुम सच में कमाल हो,
जैंगी को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि सारा काम तो चुनले ने ही किया था और उसने बस सारा ऑयल अपने डायमेंशन में रख लिया। जैंगी उसे उठने में हेल्प करता है और पूछता है, क्या तुमने अपने पावर्स के साथ पहले कभी रिसोर्सेस हासिल करने का ट्राई नहीं किया था? चुनले बताता है, हाँ मैंने किया था, लेकिन ऐसे वेदर में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे, हमारे डॉग्स के साथ भी नहीं, इसीलिए हम आसपास के इलाके में ही जाते थे और हमारे लिए उतना ही काफी था। ज्यादा दूर जाकर हम अपने लाइफ को खतरे में नहीं डालते थे। जैंगी चुनले को एज अ टूल और यूज करने के बारे में सोचता है और उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम अच्छे से रहो। जैंगी एक बैकपैक निकालता है और कहता है, आज के काम के लिए ये सारे सप्लाईज तुम्हारे हुए। चुनले बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बड़े भाई जैंगी, अब तो बस तुम ऑर्डर देना, अगर मैं वो करने में जरा भी हिचकिचाता हूँ तो मैं सू सरनेम डिजर्व नहीं करता हूँ। फिर वो लोग कार में वापस जाने लगते हैं। तब जैंगी पूछता है, चुनले तुम्हारे पावर्स के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ये सवाल सुनकर चुनले बहुत घबरा जाता है, जैसे वो कोई टैबू के बारे में बात कर रहा हो। फिर चुनले बताता है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मुझे जीने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पास सुसाइड करने की भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं भूखे पड़ा हुआ था मरने के लिए। तभी जैंगी कहता है, तो जब तुम मरने के कगार पर थे तब तुम्हारे पावर्स अवेक हुए। चुनले का चेहरा और अजीब हो जाता है। फिर चुनले कहता है, मुझे बेड में पड़े हुए अच्छा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं मरने का डिसाइड कर चुका हूँ तो क्यों ना थोड़े मजे कर लूं। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि ज्यादा हिलाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने बहुत बार ये कर लिया। जैंगी पूछता है, तो फिर कितने बार किया था? चुनले बहुत एम्बैरस हो चुका था और कहता है, मुझे काउंटिंग याद नहीं है, शायद वो 20 या उससे ज्यादा था। आखिर में मैं बेहोश हो गया था और उसके बाद मेरे बॉडी में कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगा। फिर जैंगी कहता है, तो ऐसे तुम्हारा पावर अवेक हुआ था? ये सच में बहुत अजीब है। जैंगी उसे रिवर के पास ड्रॉप कर देता है। चुनले कहता है, बड़े भाई जैंगी, क्या तुम मुझे थोड़ा और आगे तक ड्रॉप कर सकते हो? ऐसे मौसम और मेरे शरीर की वजह से उतना चलकर जाना मेरे लिए मुश्किल है। तब जैंगी बताता है, मेरा कार रिवर सरफेस पर फिसलता है। जैंगी जानता था कि रिवर के बाद वो चुनले का इलाका है, तो भले ही चुनले ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जैंगी को फिर भी संभल कर रहना था और उसके एबिलिटी से उसका कार भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। चुनले जैंगी का बहुत बड़ा फैन बन चुका था, तो वो बिना कोई सवाल किए सीट बेल्ट हटाता है और जाने लगता है। उसके जाने से पहले जैंगी उससे कहता है, चुनले, एक चीज जिसे तुम्हें संभल कर रहना होगा, सू फैमिली टाउन वेजिटेबल और फूड्स के लिए बहुत फेमस है, तो लोग वहाँ अटैक करने आएंगे, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर चुनले उतरकर विलेज जाने लगता है। जैंगी के वार्निंग का दूसरा मतलब भी था, उसे किसी की जान की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जानता था कि उसका विला और सू फैमिली टाउन इंटरडिपेंडेंट है, तो ये वार्निंग उसे और सतर्क बना देगा। कोई भी अनजान इंसान वहाँ आया तो वो उसे पहले दुश्मन ही समझेगा, जिससे जैंगी के विला के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन बन जाएगा। विलेज वापस आने के बाद चुनले बहुत एक्साइटेड था और न्यूज करंट विलेज चीफ को बताने जाता है, ये सोचकर कि उसकी तारीफ होगी, लेकिन चीफ उसे बहुत डांटता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर चुनले समझाता है, सिक्स्थ ग्रैंडपा, मैंने ये विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। जैंगी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। फिर चीफ कहता है, अगर तुम डरपोक की तरह छिपे हुए नहीं रहते तो हमारा कोई भी आदमी नहीं मरता। तुम्हारा थर्ड ग्रैंडपा तुम्हारी वजह से मरा और अब तुम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो। तुमने हमारे पूर्वजों को बहुत शर्मिंदा किया है। चुनले को बहुत खराब लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कहता है, पर मैंने थर्ड ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं सू फैमिली टाउन को प्रोटेक्ट करूंगा। हम सच में जैंगी से नहीं लड़ सकते हैं, तो बचने का बस यही रास्ता था। चीफ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम खुद को समझते क्या हो? इस क्लैन का लीडर तुम हो या मैं? अब से तुम सारे एक्शंस करने से पहले मुझे रिपोर्ट करोगे। तुम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। चुनले बहुत उदास था क्योंकि वो खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहा था, इसीलिए उसने ऐसा किया, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है उसने शायद गलती कर दी। चीफ उसके पीठ पर हाथ रखकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन तुम अभी बहुत यंग हो। कभी कभी हमें काफी कुछ सोच समझ कर करना होता है। तुम्हारी वजह से सू क्लैन का नुकसान हुआ है। अगर मैं क्लैन वालों को नहीं समझाता तो वो तुम्हें कब का बाहर निकाल चुके होते। अब विलेज में रहकर पनिशमेंट तुम्हें लेना होगा और अब से तुम मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करोगे। चुनले बहुत डर जाता है और कहता है, मैं समझ गया। फिर चीफ कहता है, ठीक है, फिर अब तुम जा सकते हो और याद रखना
तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हो। चुनले जाने लगता है। चीफ उसे देखकर सोचता है कि जवान लड़के बहुत घमंडी होते हैं, इसके पास तो पावर्स आ गए हैं, इसीलिए इसने सोच लिया कि ये अपने एल्डर्स की जगह डिसीजन ले सकता है। बेवकूफ। फिर वो फोन निकालता है और अपने एल्डर ग्रुप को मैसेज करता है और सारा क्रेडिट ले लेता है कि उसने जैंगी के साथ नेगोशिएशन कर लिया है। सभी बहुत डरे हुए थे कि जैंगी अटैक कर सकता था, लेकिन अब नहीं। वो सू डॉन टैन को प्रेज करने लगते हैं कि उन्हें पहले 6th ग्रैंडपा को ही क्लैन लीडर बनाना चाहिए था और हमारे इतने लोग भी नहीं मरते, और अब से 6th ग्रैंडपा सबको ऐसे ही सही रास्ता दिखाए। चीफ बहुत सेटिस्फाइड था और सोचता है कि वो लड़का जो दिन भर घर में रहकर गेम खेलता रहता है, उसे लगता है वो मुझसे ज्यादा तेज है। वहीं जैंगी जो और यांगमी के साथ चुनले के साथ मीटिंग के बारे में बात करता है। यांगमी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें ज्यादा टेंशन लेना नहीं है कि वो हम पर अटैक करेंगे। तभी जो कहती है, जैंगी ने उन सभी को नहीं मारा, तो जैंगी ने उन पर दया दिखाई है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तुम डरपोक हो यांगमी, इसीलिए तुम कल भी उल्टी कर रही थी। यांगमी कहती है, नहीं ऐसा नहीं था, मैं बस इतना खून नहीं देख सकती हूँ। जो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए जैंगी को पकड़ लेती है और कहती है, जैंगी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी जैंगी कहता है, जब मैं वेपन्स लेने के लिए गया था डिफेंस कैंप, तो वहाँ सभी गायब थे। सभी वहाँ से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में गए थे और बहुत सारे हैवी वेपन्स भी ले गए थे। ऐसे वेल ट्रेन्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत खतरनाक होते हैं, ये हमें परेशानी दे सकते हैं। यांगमी भी जैंगी के करीब आ जाती है और कहती है, तुम फ्यूचर की इतनी टेंशन मत लो, हमारा अभी का टेंशन सारा खत्म हुआ, इसीलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर जो वाइन लेने जाती है कि हमें ड्रिंक्स करने चाहिए और फुल मस्ती करनी चाहिए। यांगमी कुछ बनाने का ऑफर करती है। यांगमी सोचती है कि वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जानी मानी हस्ती थी और दारू उसे ज्यादा नहीं चढ़ती है। आज मैं इन दोनों को मजा चखाती हूँ। फिर यांगमी हंसते हुए कहती है, मुझे जल्दी चढ़ जाती है तो मुझे थोड़ा कम देना। और फिर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में जो और यांगमी टल्ली होकर पड़े हुए रहते हैं। जैंगी स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे अब भी बहुत होश था। वो रिवील करता है कि वेयर हाउस मैनेजर का काम करने से पहले वो दारू की दुकान में काम करता था। फिर वो उनके पास जाता है। जैंगी यांगमी को बहुत ही हवस भरी नजरों से देखता है और फिर उसे किस करने लगता है। यांगमी देखती है और कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी जू के सामने। पर जैंगी उसे इग्नोर करते हुए अपना काम कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद चुनले जैंगी को मैसेज करता है और मिशन पर ले जाने कहता है कि वो घर पर बहुत बोर हो रहा है और 5 मेंबर्स का एक टीम बनाने भी कहता है। सभी के लिए अलग अलग कलर्स होंगे, पावर रेंजर्स की तरह। टीम रेनबो। उसने सबका नाम भी सोच लिया था। जैंगी होगा किंग ऑफ नो कलर और चुनले किंग ऑफ ब्लू कलर। जैंगी को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो थोड़ा एग्री करता है क्योंकि उसे चुनले से इंफॉर्मेशन निकालना था और अपना काम भी करवाना था। फिर जैंगी समझ जाता है कि इस मोटे के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। जैंगी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, क्या तुम इतने बोर हो गए हो मोटे? पर चुनले को इसका बुरा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो जैंगी के साथ अच्छा दोस्त बन रहा है और इमोजी भेजते हुए कहता है, तुम तो कमाल हो बड़े भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बोर हो रहा हूँ? तुम सच में बहुत कूल हो। जैंगी सोचता है, ऐसे ओटाकू सोसाइटी से बहुत हटकर रहते हैं और अगर इनसे कोई थोड़ा सा भी फ्रेंडली हो जाए तो ये अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। जैंगी उसे ज्यादा डांट भी नहीं पाता तो वो बातों को घुमाते हुए रिप्लाई देने लगा, बस हम और ओ का। और ऐसे रिप्लाई से भी चुनले खुश हो जाता था। जब जैंगी बोर होता था तब वो कंप्यूटर रूम जाता था और सब कुछ चेक करता था, खास करके किसी अटैक के लिए। यांगमी गार्डन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, जिससे जैंगी कॉन्फिडेंट था कि वो अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन जैंगी को अब भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में टेंशन थी, क्योंकि उस कंप्यूटर रूम से विला का सब कुछ कंट्रोल होता है और अगर इसे कुछ हो गया तो फिर वो विला कोई काम का नहीं रहेगा। जैंगी सोचता है, लू फुंगा ने उसका कांटेक्ट फाइंड किया, वो समझ आता है, लेकिन चुनले जैसे ओटाकू ने भी उसका कांटेक्ट निकाल लिया, जिसका मतलब सिक्योरिटी बहुत खराब है। अगर कोई एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके विला को हैक कर लेता है तो विला पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैंगी इसके लिए काफी टेंशन में था। वहीं यांगमी और जो आपस में बात करने लगते हैं। यांगमी कहती है, जो तुम्हें इसमें मदद करनी होगी, तुम जैंगी के साथ बहुत समय से हो, अगर तुम उससे बात करोगी तो वो तुम्हारी बात सुनेगा। जो कहती